हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ में। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स का एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और प्रीलिम्स के एग्जाम के जितना ज़्यादा नज़दीक आता जाएगा उतना ज़्यादा हम सभी के अंदर में घबराहट, थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी बेचैनी शुरू होती रहेगी। लाजमी है, ये नॉर्मल है और अगर नहीं होता तो आप एबनॉर्मल हैं। वरना ये हर किसी को थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी शंका, थोड़ा सा डाउट अपने ऊपर में होता है। अब दोस्तों, आपको प्रीलिम्स में कैसे हेल्प मिले, इसलिए स्टडी IQ कई सारे सेशंस लेकर आ रहा है और उसी कड़ी में मैं आज एक सेशन आपके लिए लेकर आया हूं, एलिमिनेशन मेथड, जिसके बारे में आपने कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यू में सुना होगा, आपके जो सीनियर्स हैं उनसे सुना होगा, कई सारे टीचर्स के भी मुंह से सुना होगा और कई बार एक दो बार मेरे मुंह से भी सुना होगा। तो एक्चुअली में एलिमिनेशन मेथड है क्या? क्या एलिमिनेशन मेथड एक गेस वर्क है, तुक्का लगाना है, या फिर इसके पीछे भी कोई अप्रोच है, साइंस है जिसको सीखा जा सकता है? ये सारी चीजें हम यहां पर डिटेल में इस सेशन में चर्चा करेंगे दोस्तों। और उससे पहले अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर और ट्विटर पे सभी जगह जुड़ सकते हैं। आपको इसके सेशन के बाद में भी अगर तैयारी से कोई डाउट रह जाए तो उस चीज से जुड़ सकते हैं। और इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेथड के साथ में लाइव एग्जांपल्स के साथ भी आपको समझा सकूं, जो आपको हेल्प करेगा कि हां, ये चीज यहां पर अप्लाई हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रीलिम्स के एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या होती? मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आप मेंस के लिए कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, लेकिन जब तक प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर नहीं होगा आप मेंस नहीं लिख पाएंगे। और प्रीलिम्स को कई बार मैं एलिमिनेशन मेथड इटसेल्फ प्रीलिम्स को कहता हूं कि वो एलिमिनेट करता है बच्चों को, कुछ ही बच्चों को सिलेक्ट करता है। अब वहां पर अगर आपके 2, 3, 4 क्वेश्चंस ऐसे हों जिनको इस सेशन से आप सही कर पाएं, तो ये आपको कितने मार्क्स दे जाएंगे? 5 नंबर के 5 अगर क्वेश्चन है तो कितने मार्क्स दे जाएंगे? 10 मार्क्स दे जाएंगे। और जिससे क्या होता है दोस्तों, पूरी की पूरी कट ऑफ इधर की उधर हो जाती है। तो यहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रीलिम्स एग्जाम एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो प्रीलिम्स एग्जाम दोस्तों फर्स्ट स्टेज है, जिसके अंदर में 2 पेपर होते हैं। एक होता है किस चीज का? जनरल स्टडीज का। दूसरा होता है दोस्तों सी सेट का। सी सेट आपको पता है, जिसके अंदर में एप्टीट्यूड होता है, क्वालिफाइंग होता है। उसके बारे में अभी इस वाले सेशन में हम जिक्र नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर, जनरल स्टडीज, जिसके बेसिस पर क्या बनती है दोस्तों? कट ऑफ बनती है। क्या बनती है? कट ऑफ बनती है। क्वेश्चंस कितने आते हैं प्रीलिम्स के अंदर में? 100 क्वेश्चंस आते हैं और दोस्तों 200 नंबर का पेपर होता है, यानी कि दोस्तों हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और अगर आप सही नहीं कर पाते, यानी कि दोस्तों क्या होती है, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होती है कि अगर कोई क्वेश्चन गलती से आप गलत टिक कर दे या आपको नहीं आता, आपने गलत उसको मार्क कर दिया है, तो वहां पर आपके 1/3 मार्क क्या हो जाते हैं? डिडक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। यानी कि मान के चलिए 0.06 के आसपास में आपके नंबर क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। अब यहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि सोचिए कि या तो आप आंसर लगाएं ही नहीं, या लगाएं तो ज्यादातर कोशिश करें कि वो आंसर सही हो। ये आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों यहां पर एलिमिनेशन आपको यह हेल्प करेगा कि जहां पर आप सर्टेन श्योर नहीं है, या फिर 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको ऐसा लगता है कि काश यहां पर मुझे कोई ट्रिक पता होती या कुछ अंदाजा होता, मैं सही कर देता और उसके कारण मैं कट ऑफ को क्लियर कर लेता। पिछले 4 से 5 साल की अगर कट ऑफ देखें तो ऑलमोस्ट 100 में नियर बाय 100, प्लस माइनस 5 हो सकता है, 95 भी गई हुई है कट ऑफ, तो प्लस माइनस 5 लगा लीजिए, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 100 मार्क्स के आसपास में सिक्योर करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जब क्वेश्चन पेपर आता है आपके सामने, 100 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी बताया मैंने कि 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब यहां पर एलिमिनेशन मेथड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, गेस वर्क क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो समझाने की कोशिश करता हूं। जनरली दोस्तों ये पाया गया है, चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप 50 साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे 5 साल से कर रहे हो, चाहे 2 साल से तैयारी करो, जनरली 40 to 50 क्वेश्चन, जिनको इससे ज्यादा आता है वो एक्सेप्शनल होते हैं।
लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं जो नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कितने 100 में से 40 से 50 क्वेश्चन ही श्योर आते हैं। और आइडियल क्या बोला जाता है कि 80 क्वेश्चन के आसपास में आपको क्या करने चाहिए, अटेम्प्ट करने चाहिए। तो जो बाकी जो बचे 30 क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे किसके थ्रू, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। या फिर मान के चलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आते हैं बट आप श्योर नहीं हैं, तो उसमें भी दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, श्योर हो सकते हैं। तो एक्चुअल में एलिमिनेशन मेथड चाहे जितने भी टॉपर हों सभी ने अप्लाई किया है। और सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको अभी दे दूं, यह कोई तुक्का लगाने की टेक्निक नहीं है। ये ऐसी भी नहीं है कि आपने कोई तैयारी करी नहीं है, आज ही बैठे इस ट्रिक को अपनाएं और एग्जाम निकाल लेंगे, नहीं, विरले ही होंगे जो कर पाए, वरना नहीं। जिसका किस्मत ऐसी हो कि 100/100 वाली, वो अलग है, वरना कोई नहीं कर सकता। और कर भी लोगे तो मेंस में तो रह ही जाओगे, तो ये भी एक समस्या है। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं जो आपको इटसेल्फ एक हिंट देते, एक जनरल टेंडेंसी बताकर चलते हैं। यूपीएससी के 10 साल के पेपर को अगर उठा के देखें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर भी आया हूं, जो आपको एक जनरली हिंट देते हैं क्वेश्चन के अंदर ही कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है या ये स्टेटमेंट सही है, तो उनके बारे में जिक्र करते हैं, एक जनरल बताते हैं। सारे के सारे ट्रेंड को हम यहां पर देखने की कोशिश करें। फिर कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फुल एंड फाइनल है। यहां उन चीजों को मैं लेकर आऊं जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अपने सीनियर से सीखा है, जो मैंने अपने टीचर से सीखा है, जो मैंने खुद इंप्लीमेंट करके सीखा है। और साथ में दोस्तों मैंने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, कई सारे लोग कहते हैं ना कि वहां पे गेस वर्क हो गया, लॉजिकल गेस वर्क हो गया। लॉजिकल गेस वर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। उसके कारण क्या होता है दोस्तों, आपके दिमाग को क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत पड़ जाती है। एक टर्म याद रखिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है क्वेश्चन को सॉल्व करना और एक होता है आंसर ढूंढना। आपको याद करना यानी कि रिकॉल करना। क्या करना, रिकॉल करना। अब पिछले कुछ समय के यूपीएससी के पेपर को अगर आप देखें, रिकॉल करने का मतलब क्या है कि आपने उसको पढ़ा है, आपके दिमाग में है, आपके सामने क्वेश्चन, आप रिकॉल कर रहे हो कि मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, यानी कि अपनी मेमोरी में खोज रहे हो। और सॉल्व करना क्या है, आपने हो सकता है उसके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन आप वहां पर लॉजिक, आपने जो भी तैयारी करी है उसके बेसिस पर, उसके आधार पर वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर एक कंक्लूजन पे जाने की कोशिश कर रहे हो, भले ही आपने डायरेक्ट वो फैक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा। और यूपीएससी की टेंडेंसी यही है दोस्तों फिलहाल में कि वो आपकी एप्लीकेशन को मांगते हैं। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन को मांगेंगे, जहां पर आपको लॉजिक के साथ में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब कुछ एक ट्रेंड आपको देता हूं कि जैसे इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस हम देखेंगे। सबसे पहली बात तो दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं एक ही पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे दिखा सकता हूं जहां पर दोस्तों ए, बी, सी और डी स्टेटमेंट होंगी ना, उनमें से 2 स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। और जब ऐसी कोई भी स्टेटमेंट हो, 4 में से 2 स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो, एक कहे कि सूरज नॉर्थ से निकलता है, एक कहे सूरज ईस्ट से निकलता है, तो समझ जाना इन्हीं दोनों में से कोई क्या है, आंसर है। यानी कि इन दोनों में से, यानी कि आप 50% क्या आप कर जाएंगे, एलिमिनेट कर जाएंगे। उसके बाद में फिर अगला स्टेप सॉल्व करने का होगा। तो पहले तो अप्रोच याद रखिएगा, 4 में से एटलीस्ट आप 2 स्टेटमेंट तो एलिमिनेट कर चुके होंगे। एलिमिनेट का मतलब क्या, ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर रहे हो कि ये तो सही नहीं ही है किसी भी कीमत पे, ये दोनों में से कोई सही आंसर होगा। तो आप क्या हो गया, 2 ऑप्शंस क्या है, सिमिलर है। पहला तो ये हो गया, ठीक है। इसमें एक अप्रोच क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरी अप्रोच दोस्तों प्लीज याद रखिएगा, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें एक्सट्रीम वर्ड यूज होंगे। क्या होंगे, एक्सट्रीम वर्ड यूज होंगे, जैसे ओनली, ठीक है, नॉट एट ऑल, या फिर होगा कि ड्रास्टिकली। क्या एक वर्ड ये बहुत यूज करने लग गया, ड्रास्टिकली। यूपीएससी बहुत ज्यादा ऑप्शंस में डालने लग गया, तो ज्यादातर इनके चांसेस होते हैं कि ये क्या होती है, स्टेटमेंट गलत होती है। अभी ऑप्शंस के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। तीसरा चीज दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूं, ये आपको एक रूल बता रहा हूं, फ्रेमवर्क बताने की कोशिश कर रहा हूं। चौथी चीज दोस्तों, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं
जनरली, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, जनरली ये पाया गया कि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान के चलिए आप एग्जामिनर हैं यार, आप खुद सोचिए अगर एग्जामिनर है तो आपके लिए सबसे इजी क्या होगा कि कहीं पर अगर मान के चलो 400 लिखा है तो उसको चेंज कर देता हूं मैं 500, सबसे इजी काम तो यही होगा ना। तो जनरली जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या लाइन होती है, स्टेटमेंट, वो भी ज्यादातर क्या होती है, गलत होती है, क्योंकि सबसे इजी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा किसमें, किससे रिलेटेड, साइंस के क्वेश्चंस में एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उसमें कई बार ये वर्ड यूज किया जाता है, सम, कैन, हो सकता है, कुछ में होता है। अब साइंस एक बहुत डाइवर्स चीज है दोस्तों, एनवायरमेंट एक बहुत डाइवर्स चीज है। एक एग्जामिनर मैं हूं, मेरे लिए ये चेक कर पाना एक एक चीज को, मान के चलिए कुछ किसी चीज को जलाने से, मान के चलिए किसी कंपोनेंट को जलाने से मैं कहता हूं ये गैस यहां से निकलती है, तो मेरे लिए ये पता कर पाना कि ये गैस इसमें से नहीं निकलती है, वो थोड़ा सा रिसर्च का काम है। तो इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि जैसे साइंस के क्वेश्चंस जहां पर ऐसे होते हैं, कैन से रिलेटेड, सम से रिलेटेड, और वहां पर लास्ट ऑप्शन ज्यादातर या फिर कोई भी ए बी सी में से ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव वाला, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन होते हैं, तो वो ज्यादातर क्या होते हैं दोस्तों, सही होते हैं। और ये तो मैंने पर्सनली भी क्या अप्लाई किया है कई सारे पेपर के अंदर में, जहां पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और वहां पर अगर ये आ जाए ऑल ऑफ द अबव वाला या फिर 1 2 3 4 वाला, तो वो ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं, सही होते हैं। तो ये एक मैंने आपको रूल बताने की कोशिश करी। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पे जाओगे एग्जाम निकल कर आओगे, इसके लिए आपको पीछे में बैकड्रॉप नॉलेज चाहिए होती है। इंट्यूशन डेवलप करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको थोड़ी थोड़ी क्या पीछे की नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चंस के थ्रू शुरू करते हैं। थ्योरी तो हमने देख ली, अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 2017 का क्वेश्चन है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। शुरू के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपकी नॉलेज के ऊपर में, जो मैंने आपको सबसे पहला बताया, क्या बताया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। वहां पर अपनी मेमोरी में घुसो मत तुरंत कि अरे ये मैंने कहां पढ़ा था, ये मैंने कई लाइन पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, वो ऐसे सॉल्व नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना होगा, ये क्वेश्चन वैसा है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, जैसा 2017 में आया था। अब आप खुद समझिए, यहां पर स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की, स्टेटमेंट से आंसर निकालने की कोशिश करिए। मान के चलिए आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा ही नहीं, वैसे अगर हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस मेरा देख रहे होगे तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स क्या है दोस्तों, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि एक साथ आते हैं। जब भी कोई ड्यूटी मतलब राइट होता है तो साथ में कोई ना कोई फंडामेंटल ड्यूटी होती है, ऑलरेडी बताया। जैसे मान के चलिए आपका राइट है कि रिलीजन को आप प्रैक्टिस करते हैं, तो साथ में आपकी ड्यूटी भी है कि किसी और के रिलीजन को आप हर्ट ना करें, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर क्या है आपको पता है, ए इसका आंसर है। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, राइट्स आर पर्सनल हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को देखा होगा या ड्यूटीज की बात करते होंगे, तो ज्यादातर ड्यूटीज की क्या बात होती है कि आपका कर्तव्य है समाज के लिए, आपका कर्तव्य है सोसाइटी के लिए, आपका कर्तव्य है देश के लिए। तो वहां पर यह कैसे हो गया कि इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी, राइट्स इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज से इंडिपेंडेंट है। आप खुद सोचिए, राइट्स क्या सोसाइटी से अलग है? आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि कम्युनिटी के राइट्स हैं, ग्रुप के राइट्स हैं, सोसाइटी के प्रति राइट्स हैं, तो क्या इंडिपेंडेंट है ड्यूटी से? नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट गलत। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन। पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन के लिए राइट्स इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्यूटी के अंदर में आपको ध्यान होगा बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना, ड्यूटी के अंदर में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बनाना, क्या यह पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं है? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी तरीके से अप्रोच करना है। मैं आपको कह रहा हूं कि क्वेश्चन को, ये आपको यहां से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, रादर देन नॉलेज में ढूंढना। मान के चलिए मैं पेपर में बैठा हूं, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूंगा तो मैं 40 क्वेश्चन पे आके रुक जाऊंगा, जिसमें से 5 से 10 क्वेश्चन मेरे गलत होंगे, मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी खत्म हो गया, नहीं हो पाएगा, तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये अप्रोच होनी चाहिए।
ड्यूटीज नॉट राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। राइट्स और ड्यूटी, दोस्तों अगर ड्यूटी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो गांधी जी ड्यूटी की बात क्यों करते? हमारे यहां पर बार बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा जाए तो कहा गया कि ड्यूटी को हमने उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि उस समय पर हमारे पास में उतना ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। इसका मतलब यह नहीं है कि ड्यूटीज किसी भी तरीके से राइट से कम है। तो प्लीज याद रखिएगा, यह भी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट। आप खुद सोचिए कहना क्या चाह रहे हैं कि ड्यूटीज नॉट राइट्स, राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए। ये तो स्टेटमेंट सीधा सीधा आपने क्या है पार्ट 3 में पढ़ा होगा कि राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। ये भी गलत हो गया, आंसर क्या आ गया, ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करने की ट्रिक है, तकनीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया, 2017 का क्वेश्चन है भी। इन इंडिया इफ ए स्पीशीज ऑफ टॉर्टाइज is declared protected under Schedule 1 of the Wildlife। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 में हम टॉर्टोइज को यानी कि कछुए को डिक्लेयर कर देते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देते हैं, तो इसके क्या मायने होंगे, क्या होंगे, इंप्लाई, इसके क्या मायने होंगे। अब मायने क्या होंगे आप समझने की कोशिश करिए। डी तो अभी समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पहली, इट एंजॉयज द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज द टाइगर। तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि टाइगर को भी क्या है, प्रोटेक्शन मिली हुई है शेड्यूल 1 के अंदर में। इसके अंदर शेड्यूल 1 में इसको कर देंगे तो बराबर का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए हमें नहीं पता, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वाइल्ड, अ फ्यू इंडिविजुअल्स आर अंडर कैप्टिव प्रोटेक्शन एंड नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन। कितने भारी भरकम शब्द कि भैया वो वाइल्ड में रह ही नहीं सकता, हमने उसको इसलिए प्रोटेक्शन दी है कि अब वो वाइल्ड में रह ही नहीं सकता, उसको कैप्टिव ब्रीडिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके वो क्या होगा, दोबारा से उनका रिप्रोडक्शन हो सकता है, वरना वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वाइल्ड के अंदर में। क्या ऐसा है क्या? आपने ऑलरेडी पढ़ा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं जो नियर थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्ट नहीं है, नियर थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जिनका ट्रेड, जिनको क्या नाम मारना, हंट करना ठीक नहीं है। तो ये क्या है स्टेटमेंट, बिल्कुल ये क्या होगी, एक्सट्रीम, बहुत बड़ी स्टेटमेंट, जानबूझकर बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखने की कोशिश की गई, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया। इतनी देर से मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रोटेक्शन। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किससे रिलेटेड है दोस्तों, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। इसका कोई लेना देना नहीं है कि उसको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में अगर हम क्या कर दे रहे हैं, उसको शेड्यूल 1 में डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो एंडेमिक है इंडिया के अंदर में। टाइगर क्या सिर्फ इंडिया में एंडेमिक है? लायन क्या सिर्फ इंडिया में एंडेमिक है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या इंडिया में एंडेमिक है? नहीं। एग्जाम्पल्स आपको पता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत। और ये तो गलत होगी, तो आंसर क्या आ गया, ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो फिर कह रहा हूं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अभी हम किस पे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अभी सिर्फ हम वही क्वेश्चंस देख रहे हैं, अगले आने वाले टाइप के भी क्वेश्चंस दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपना दिमाग कैसे लगाएं, वहां पर ऑप्शंस में खंगाले कैसे। और एक चीज और, आप या मैं, अभी बहुत ईजी है, मैं यहां पर खड़ा होकर बात कर रहा हूं, बहुत ईजी है मेरे लिए ये कहना कि इसको ऐसे करो वैसे करो। जब मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा ना, मेरी भी हालत खराब हो जाएगी आपकी तरह, ठीक है, सबकी होती है, इसमें कोई वो मेरे को कोई गुरेज नहीं है, मेरे को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, लेकिन ये कहने वाली बात होती है। लेकिन मैं एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। और एक चीज और आपके लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है, या तैयारी मान के चलिए अच्छी नहीं भी, और आपको लास्ट टाइम पे थोड़ा सा एक मोटिवेशन की जरूरत है, एक गाइडेड तैयारी की जरूरत है, तो स्टडी आईक्यू ने आपके लिए कोर्स शुरू किया है, जिसमें प्रीलिम्स के लिए टारगेटेड बैच शुरू किया गया कि पॉलिटी खत्म करनी है टारगेटेड घंटों के अंदर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, करंट अफेयर करना है, तो उसके लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरा, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो PRT33 ये कोड भी उसमें यूज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। कि मान के चलिए आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, 2020 में आया था। आपको कुछ भी नहीं पता, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर में शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट यानी कि दोस्तों, शॉर्ट टर्म क्रेडिट का मतलब क्या, 1 लाख या उससे कम, जो छोटे टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता हो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं।
किस किस काम के लिए यूज हो सकता है क्रेडिट? वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, हो सकता है फार्म एसेट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, छोटे टाइम के लिए, उसके लिए यूज करना वहां पर किया जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हो सकता है, ठीक है। परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्ट ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक, भाई साहब आप 1 लाख रुपए प्रोवाइड करा रहे हो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर छोटे, और उनको आप क्या कंबाइन भी दिला रहे हो, ट्रैक्टर भी दिला रहे हो, 8 लाख का 20 लाख के ट्रैक्टर आते हैं, और आप उनको मिनी ट्रक भी दिला रहे हो 1 लाख के अंदर में, तो ये पॉसिबल है क्या ना? तो ये क्या हो गया? गलत। अब देखिए 2 गलत होते ही, गलत गलत गलत, कहां आ गए? देखा, आ गए ना। मैंने आपको कहा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैंने सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी। चलिए आप यहां पर भी लॉजिक नहीं लगा पाए, आगे बढ़ते हैं। कंजम्पशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपीरियंस, हाँ पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, खर्चा जाना इधर उधर लेके जाना, चलिए सही बात है। जो कंजम्पशन घर में के अंदर में खर्चे के लिए जो वहां पर है वो भी समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लास्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप द विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। भाई साहब आप खुद सोचिए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लाना पड़ रहा है कोल्ड स्टोरेज लगाने के लिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि फार्मर्स को हम स्मॉल जो क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, जहां पर स्मॉल शॉर्ट टर्म उनको फाइनेंसेस प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके थ्रू वो क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगे, वो कोल्ड स्टोरेज बना लेंगे ना। तो ये भी क्या हो गया? गलत। अब 5वें से भी देखिए, गलत गलत गलत, फिर भी आंसर क्या आ गया? बी आंसर आ गया। तो दोनों तरफ से क्या आ गया? इसका आंसर बी आ गया। इसको बोला हमने एलिमिनेशन मेथड, और इसको हमने बोला कि आपको अगर भले ही कुछ भी नहीं पता, आपने कभी पढ़ा भी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये फैक्ट है, और ये फैक्ट ऐसा नहीं है कि किसी बुक में डायरेक्ट आपको मिलेगा, ये आपके नॉलेज का क्या है? एप्लीकेशन है, नॉलेज की एप्लीकेशन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर वो उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, 2 स्टेटमेंट वाला, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। 2 स्टेटमेंट कहां पर है अपोजिट? पहली स्टेटमेंट देखिए, द मार्केट रेट फेल, इंटरेस्ट रेट लाइक टू फेल फॉल, क्या है? एन इंक्रीज इन द बैंक रेट, यानी कि बैंक रेट को हमने क्या किया है? इंक्रीज किया है। हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस अगर देखते होगे तो लगातार बैंक रेट, इन्फ्लेशन रेट, सारी चीजें समझाता रहता हूं, लोन वगैरह सारी चीजें, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सारी चीजें। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पहली स्टेटमेंट, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। अभी मुझे ये भी नहीं पता, हो सकता है भाई, क्या पता। अगले आते हैं, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। भाई साहब मेरा दिमाग तुरंत क्लिक कर गया, अरे मैं आ गया, मुझे पहले चारों स्टेटमेंट नहीं पता थी, अब जैसे ही मैंने ये 2 स्टेटमेंट पढ़ी मुझे पता चल गया इन दोनों में से एक है। अब किसी पे भी लगाऊंगा आंसर तो 50% चांसेस हैं उसके सही होने के। ये है क्या है दोस्तों? एलिमिनेशन मेथड की टेक्निक है, ट्रिक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? यहां तक हमने कर लिया, क्या है? इंक्रीज करा हमने बैंक रेट में, क्या करा? इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है। यानी कि दोस्तों बैंक रेट में अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज है तो यानी कि जो बैंक जो लोन देता है, चाहे वो सेविंग है चाहे लोन वाला, उसका भी इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंक्रीज ही होगा ना। ऐसा तो उल्टा कभी नहीं हो सकता कि इंक्रीज अगर यहां पर हो रहा है तो यहां पर डिक्रीज हो जाएगा ना। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब जब इंक्रीज हो रहा है, बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है, तो आपको लोन क्या आसानी से मिल जाएगा? क्या आसानी से मिल जाएगा? यानी कि आपको लोन क्या बहुत इजीली मिल जाएगा? नहीं, वहां पर क्या होगा? आपको टाइट तरीके से मिलेगा। तो इस समय कौन सी पॉलिसी अपनाई जा रही है? डी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। प्लीज याद रखिएगा, इस बार के भी एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आ सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो ये क्या हो गया? एलिमिनेशन मेथड का एक और क्वेश्चन करने का तरीका। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी? आर्टिकल 300 कैपिटल ए, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, फिर उसको हमने लीगल राइट बना दिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, लीगल राइट बना दिया। अब क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आधे लोगों को तो समझ आ गया होगा कि अरे ये तो मेरे से हो गया, लेकिन यहीं पे परेशान कर देगा। पहले स्टेटमेंट देखिए, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। लीगल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन, यानी कि दोस्तों क्या हो गया? दोनों की दोनों स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग होगी ना। या तो सिटीजन्स को अवेलेबल होगा, यानी कि, या फिर एनी पर्सन, यानी कि सिटीजन प्लस में फॉरेनर, किसी को भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है। बॉइल डाउन हो गया यहीं पर ही आ गए
कि 50% हम क्या हमने पहुंच गए प्रोबेबिलिटी के ऊपर, इन दोनों में से एक चीज क्या होगी, सही होगी। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, क्या भारत के अंदर में कोई विदेशी आकर जमीन नहीं ले सकते हैं क्या? क्या भारत के अंदर में कोई और विदेशी कंपनीज यहां पर जमीन लेकर सेटअप नहीं करती हैं क्या? करती हैं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल होगा क्या? नहीं, किसी भी पर्सन, एनी पर्सन, लीगल राइट्स अवेलेबल टू एनी पर्सन। और अगर 300 कैपिटल ए के अंदर में आपने हल्का सा भी पढ़ा होगा तो उस आर्टिकल की शुरुआत ही होती है एनी पर्सन, एनी पर्सन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक चीजें समझ में आ रही हैं, कनेक्ट कर पा रहे होंगे लॉजिकल चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज समझिए, जब ऑप्शंस ए बी सी डी स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, वैसे वहां पर अगर दो स्टेटमेंट आ जाती है तो बहुत जल्दी हम निकाल लेते हैं आंसर कि एक स्टेटमेंट सही होगी। यहां पर भी देखिए, दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, दे शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, यानी कि इन दोनों में से एक स्टेटमेंट क्या है, सही है। या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा, थर्ड का हमें पता ही नहीं है। ठीक है, चलो अब देखिए, या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा, या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा, यानी कि दोस्तों चारों ऑप्शन में है ये। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर हम क्या सॉल्व नहीं कर पा रहे, तब यहां पर आपको अपना क्या करना पड़ेगा, जो आपकी नॉलेज है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, द प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन दैट पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। पार्ट 4 किसकी बात कर रहा है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव, प्रिंसिपल, नाम से सही है। अब क्या है दोस्तों, थर्ड सही है, तो हमें पता चल गया इन दोनों में से एक है, 50% पे आगे। और डीपीएसपी के अंदर में क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होना चाहिए। उसके अंदर में क्या लिखा है? ग्राम पंचायत और क्या नाम है, काऊ हत्या, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, ये क्या खत्म होना चाहिए। अगर वो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट होते, अगर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट होते, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन वो अगर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट होते तो क्या अभी तक लागू नहीं हो चुके होते? और फिर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में डिफरेंस क्या रह जाता? तो डीपीएसपी क्या है दोस्तों? नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। तो क्या है दोस्तों? 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट? मैं बहुत ही लॉजिकल वे में चलने की कोशिश कर रहा हूं, नो डाउट इसमें भी कोई सारी कमियां रह जाएंगी, तो उसको आप अपने तरीके से उसको क्या करिए, इंक्रीज करिएगा, एनहांस करिएगा। मैं एक नॉर्मल एक आपको रोड मैप देने की कोशिश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चंस मजेदार आ गए। अब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ड्रास्टिक स्टेटमेंट्स देंगे, बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, तो उनको आंख मूंद के, ज्यादातर चांसेस ऐसे ही हैं दोस्तों कि आंख मूंद के उनको क्या करना, कैंसिल कर देना। मैं फिर कह रहा हूं डिस्क्लेमर है, अपने रिस्क पे करना, लेकिन ज्यादातर जगह पे क्या है, यही होगा। ठीक है, और ऐसा है कि जब ये कभी मान के चलिए ऐसा हो कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब तो इसी को फॉलो करना। एडवांटेजेस क्या होंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंप्लीमेंट करने के? इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। जीएसटी के बारे में शुरू से डेफिनेशन यही कह रहे हो कि सारे के सारे टैक्स को खत्म कर देगा, सिर्फ एक ही टैक्स रह जाएगा। सही है। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। हो गया क्या? वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा। कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत गलत गलत। कहां बचे? इस पे बचे और इस पे बचे। थर्ड स्टेटमेंट भी देखना जरा। इट विल एनॉर्मसली, ये भी देखो भाई साहब कितने एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ड्रास्टिकली, एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ द इकोनॉमी, और चाइना को भी क्या करेगा, पीछे छोड़ देगा नियर फ्यूचर के अंदर में। गलत। तो क्या आ जाएगा? ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? समझ रहे हो ना कि ऐसी जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए तो ज्यादातर ये स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, गलत होती है, रॉन्ग होती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समझ रहे हो सभी के सभी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मैं फिर कह रहा हूं एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो गया जहां पर ओनली, नॉट एट ऑल, ड्रास्टिकली, एक्सट्रीमली, ये सारी की सारी चीजें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट इज ए पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट नो सिंगल यूजर कंट्रोल। पता नहीं, हमें नहीं पता। वैसे तो डेफिनेशन अगर पढ़ी होगी तो यही है, बट हमें नहीं पता। यही तो रिस्क है कि कोई भी क्या कर सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है इसके पास में, किसी सिंगल का कंट्रोल नहीं होता। और अगर इसका यूज होने लगा तो क्या हो, टेररिज्म में हर जगह पे यूज होता है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, लेकिन हमें नहीं पता।
द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दैट ऑल डाटा इन इट और अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही यूज किया जा सकता है। अरे भैया हर समय तो न्यूज सुनते रहते हो कि आरबीआई इसको यूज करने वाला है, ये यूज करने वाले हैं, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ट्रांजैक्शन में यूज करेंगे, हर जगह यूज करेंगे। तो क्या सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में करेंगे ओनली एक्सट्रीम? गलत। सेकंड गलत होती, गलत गलत। कहां आगे? इस पे आगे, इस पे आगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सही है, क्योंकि दोनों में है। समझ गए? अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एप्लीकेंट्स दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडी परमिशन। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, इलीगल तरीके से यही तो हो रहा है ना, कि बिना किसी की परमिशन के भी क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बिटकॉइंस वगैरह सारी की सारी बना रहे हैं। तो ये क्या है? थर्ड सही है। तो 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे रखनी है, सॉल्व कैसे करना है एग्जाम के अंदर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2020 में आया था, बड़ा मजा आया था। क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स इन इंडिया 2020 के अंदर में, उसका क्या असर है? कुछ मत पढ़ो, पहली स्टेटमेंट पढ़ो, दीज वैक्सीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट न्यूमोनिया एज वेल एज मीनिंग मैग्नेटाइज और सेप्सिस। सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे बीमारियों के बारे में पता ही नहीं है। डिपेंडेंस ऑन द एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। हाँ सही लग रहा है, क्योंकि वैक्सीन क्यों दी जाती है कि वैसी बीमारियां जिनके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करेंगी, ये उसके अगेंस्ट में क्या करेगा? हेल्प करेगा। या फिर आपने वैक्सीन दे दी पहले ही, तो एंटीबायोटिक्स के ऊपर में डिपेंडेंट कब रहेगी? सही लग रही है मुझे ये स्टेटमेंट। फिर भी मैं कहता हूं मुझे कंफ्यूजन है। दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स, नो एलर्जी। कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कितनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। गलत गलत गलत। कहां आ गया? आ गया ना 50% पे। क्या हो जाएगा? 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? क्लियर है मेरे ख्याल में, आप समझ पा रहे होंगे, लिंक कर पा रहे होंगे चीजों को। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है? और ये क्वेश्चन है 2019 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, किसके बारे में बात कर रहा है? हाइड्रोजन सीएनजी के बारे में बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड सीएनजी एज फ्यूल फॉर बसेस, उसके बारे में देखें क्या क्या उसके फायदे होंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ हाइड्रोजन सीएनजी इज द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस। क्या बात कर रहा है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या हो गया? एलिमिनेशन का मतलब क्या? जीरो। तो क्या जीरो हो जाएगा क्या? एक्सट्रीम स्टेटमेंट जीरो हो जाएगा ना? बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, एलिमिनेशन मेथड को लगाया, ये गलत, ये गलत, बचे किसमें? बी और सी में। अब देखिए, या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। तो एक स्टेटमेंट देखना ज्यादा जरूरी है, पहले एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं, इजी है। तो फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। हाइड्रोजन सीएनजी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है? कॉस्टली होता है। हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो ये सस्ता कैसे हो सकता है? तो गलत। फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगी? गलत हो गई। तो क्या आ जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2 और 3 ओनली। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किससे रिलेटेड? 64 योगिनी टेम्पल। वैसे अगर पढ़ा होगा तो आप सबको इसके बारे में पता होगा, क्योंकि पार्लियामेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन बार बार में आ रहा था और मैंने हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस में लास्ट स्टेज में पढ़ा रहा था, क्लियर कट बढ़ रहा था। और कई सारे बच्चे जब एग्जाम देकर आए तो उन्होंने कहा था सर आपके पढ़ाए हुए से क्या हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द, हमें नहीं पता भाई कब बना था, किस डायनेस्टी के समय बना था, हमें नहीं पता। वैसे पढ़ा हो तो पता भी हो, लेकिन अभी हमें मान लो नहीं पता। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। पूरे भारत के अंदर में एग्जामिनर ने जाके चेक कर लिया कि भारत के अंदर में इसके अलावा कोई सर्कुलर टेम्पल ही नहीं है क्या? बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत। अब ये गलत, ये गलत, ये गलत, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। 4 और 1 दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड की ताकत दोस्तों। आप सोचिए, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट पता है, वो क्या? ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आपने गलत किया, आपका आंसर सही निकल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, कहां पर है? राजस्थान के अंदर में है, राजस्थान के अंदर में है। चलिए कौन से स्टेटमेंट क्या है? सही है। 2021 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। हमें नहीं पता 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला या 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला है। वैसे दोस्तों जैसलमेर और वो क्या नाम है आपका, क्या नाम है, 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में फैला हुआ है। वैसे तो जैसलमेर और थार उधर क्या नाम है आपके, लेकिन ये हमें नहीं पता, मान के चलिए 20 के अंदर में। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कोई इंसान रहता ही नहीं है। हो सकता है कोई ट्राइब ऐसी एक्सेप्शनल हो जो वहां पर रहती हो, तो ये क्या है, बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और रहते भी हैं, कई सारे विलेजेस हैं, तो ये क्या होगी, गलत होगी। ये गलत, ये गलत, ये गलत। लीजिए क्या आ गए 1 और 3। और आपको पता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, वहां पे ठीक है। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से अप्रोच से आप इसको सॉल्व करते हुए चल सकते हैं आगे। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है, एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि ये लास्ट है, इसके अंदर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं चाहता तो 100 से 200 क्वेश्चन यहां पर प्रीवियस ईयर के ला सकता, जहां पर इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करके आप आंसर को लगा सकते थे। आंख मूंद के जैसी पढ़ो वैसे आंसर लगा सकते थे, बट मैं सिंबॉलिकली कुछ सैंपल स्पेस लेकर आया हूं आपके लिए, जिससे आप ये अंदाजा लगा सके कि हाँ ये भी अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपकी तैयारी में, एटलीस्ट दोस्तों 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, मैं 5 से 10 भी नहीं कह रहा हूं, अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन भी ऐसे हों जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है और इस मेथड के थ्रू अगर आप उसको सॉल्व कर लेना दोस्तों, क्या होगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल ही तो है, क्या नुकसान जा रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB की 2019 की स्टेटमेंट है। AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर्स। पता नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं पता AIIB के अंदर में 80 हैं कि कितने हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB, मुझे ये भी नहीं पता। AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। यहां पे मेरा दिमाग ठनक गया, एशिया के बाहर मेंबर्स हैं ही नहीं और उसके फिर भी क्या हो गए, 80 मेंबर हो गए। ये तो सही नहीं है भाई, या तो ये वाली स्टेटमेंट सही होगी या तो ये वाली स्टेटमेंट सही होगी, दोनों तो सही नहीं हो सकती। अब दोनों सही नहीं हो सकती दोस्तों, तो ये क्या हो गया, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, क्या बचा, ये दोनों बचा। मैं फिर कह रहा हूं, या तो दोस्तों 80 मेंबर हैं, अगर उसके मान के चलिए 80 से ज्यादा मेंबर हैं, तो इसका मतलब एशिया से बाहर भी तो होंगे ना। एशिया के अंदर अंदर में 80 मेंबर्स अगर हो जाएं तो कैसे पॉसिबल है, कंट्रीज हैं क्या इतनी, नहीं। तो दोस्तों समझिए कि या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों एक साथ तो सही नहीं होंगे। अब दोनों एक साथ सही नहीं होंगे तो 1 और 3 नहीं होगा सही, 1 और 3 नहीं होगा सही, तो ये दोनों गलत। अब इन दोनों में से एक चीज सही हो सकती है। अब यहां पर भी देखिए, या तो फर्स्ट सही है या तो 2 और 3 सही है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन दोनों में से, अभी देखिए हमें नहीं पता दोनों में से इसमें स्टेटमेंट गलत है या ये स्टेटमेंट गलत है, हमें नहीं पता। अब सेकंड स्टेटमेंट को अगर देखिए तो AIIB का हेडक्वार्टर कहां पर, बीजिंग में। बीजिंग चाइना, तो चाइना अगर है वहां पर दोस्तों हेडक्वार्टर चाइना में, तो मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी उस समय क्या होगी कि लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, चाइना। कौन है, चाइना। तो ये क्या है, गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 1 इसका ओनली इसका करेक्ट आंसर। इस समय शायद 97 के आसपास में इसके मेंबर्स हैं, तो 1 ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब लिंक कर पा रहे हैं ना सारी की सारी चीजों को। आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा प्रैक्टिकल इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए देख के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2019 का क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गया, एनवायरमेंट और साइंस से, जहां पर ऑल ऑफ द अबव वाले के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। और मैं कहता हूं मेरे कई सारे दोस्त जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, IAS IPS हैं, मेरे कई सारे दोस्त जो सीनियर हैं, कई सारे कलीग्स हैं अभी इस समय पे, वो भी ये कहते हैं कि उन्होंने भी यही ट्रिक अपनाई है और उनके भी क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सही होते हैं। कि जहां पर ऐसे क्वेश्चन आए तो ऑल ऑफ द अबव को क्या करिए, टिक कर दीजिए, सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे। लेकिन मैं इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताता हूं। सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज आर हर्बीवोरस ऑफ फिश, मछलियों की। सम स्पीशीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर। अब आप खुद सोचिए, अगर इनको गलत साबित करना है तो उन्हें हर टर्टल के क्या, उसको देखना पड़ेगा स्पीशीज को, और यह बताना पड़ेगा कि उसमें से कुछ स्पीशीज ऐसे जो हर्बीवोरस नहीं है। कितना टीडियस टास्क है, कितने रिसर्च को देखना पड़ेगा। और आप खुद देखिए, बायोडाइवर्सिटी हमेशा चौंकाता रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो होगा ही। सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस। अगर ये प्रूव करना है कि कुछ स्पीशीज, एक भी स्पीशीज ऐसी नहीं है जो हर्बीवोरस है, उसके लिए कितना बड़ा रिसर्च चाहिए। 70% ऑफ जो स्पीशीज है उनके बारे में तो पता भी नहीं है। तो ये कितनी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है,
सही है, तो सम से रिलेटेड हो गया, कैन बी से रिलेटेड हो गया, वो सारी की सारी स्टेटमेंट ज्यादातर क्या होती हैं, सही ही होती हैं। तो प्लीज इसको इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपके देखिए वैसे देखे तो कितना डिफिकल्ट लग रहा है, अरे कैसे पता चलेगा, लेकिन अगर लॉजिक से चला जाए तो आपके 2 नंबर यहां पर क्या हो गए, पक्के हो गए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आप खुद सोचिए ना, अगर आप एग्जामिनर होते तो आपके लिए कितना बड़ा टास्क होता कि आप ये पता करें कि क्या सारी के सारी फिशेज हर्बीवोरस हैं या नहीं है, कितना बड़ा टास्क होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नैनो ट्यूब से रिलेटेड। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं फिर बार बार कह रहा हूं, कैन बी और सम पेपर उठा के देख लो, ये ज्यादातर क्या होंगे, सही होंगे। कैन बी यानी कि दोस्तों उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना, चांसेस हैं आने वाले समय कभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। कैन बी, हाँ कर सकते हैं, आने वाले समय में कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दे कैन बी मेड इनटू द आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल सही बात है। तो 1 2 3 4 आ गया आंसर। और यही चीज मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस अप्रोच के साथ चलोगे तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो 200% क्या होंगे, सही होंगे, 200% आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2020 का, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स। देखिए एक ही पेपर के अंदर मैं 3 क्वेश्चंस ले आया हूं कैन बी से रिलेटेड। क्या है, अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ। अगर सोचो वो वाली बात क्या कही जाती है कि उसको एम्ब्रियो के अंदर में उसके क्या जीन्स को एडिट कर दिया जाए, बात चल रही है ना, बिल्कुल सही बात है। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स। अब क्या में जो स्पर्म होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, उन्हीं के अंदर चेंजेस कर दिया जाए, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे, कई जगह पे रोक लगा रखी है कि अपने मर्जी से फिर क्या हो जाएगा, बच्चों को बनाने लग जाएंगे लोग, जेनेटिक चेंजेस करने लग जाएंगे। जब जीन एडिटिंग हम क्या में सेल्स में टिश्यूज में कर सकते हैं, तो इसमें भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन इंड्यूस्ड स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इन द एम्ब्रियो ऑफ द पिग, बिल्कुल सही। कैन बी करा जा सकता है। तो क्या हो गया, 1 2 3। देखा, समझ रहे हो ना। यहां पर देखिए, आप खुद सोचिए, इतनी देर के अंदर में 2020 के पेपर से आपने कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे देख लिए जो कैन, सम। तो प्लीज याद रखिएगा, जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस हो और वहां पर 1 2 3 4 यानी कि ऑल ऑफ द अबव वाले ऑप्शंस हो, तो ज्यादातर चांसेस है कि वो सही ही होंगे दोस्तों, ज्यादातर चांसेस है वो सही ही होंगे। ठीक है, तो ये हमने यहां पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करने की कोशिश करी। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और सेशन को एंजॉय करने के बाद में अगर आपके पास में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए। एक चीज और, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एज की जरूरत है, एक एक्स्ट्रा शॉट की जरूरत है, तो आप स्टडी आईक्यू ने आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक कोर्स शुरू किया गया बाकायदा, जिसमें करंट अफेयर हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, आपके सब्जेक्ट्स को स्पेसिफिक टाइम के अंदर में कंप्लीट करना, सारी चीजें शुरू की गई हैं। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, और उसमें जुड़ने के लिए अगर आपको मान के चलिए आपको डिस्काउंट चाहिए, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं PRT33, जिससे आपको 33% डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं फिर एक और बार कहता हूं दोस्तों कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर, ट्विटर पे ऐसा लगता है कि आपके कुछ डाउट्स अभी भी रह गए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ते रहो। फिर कह रहा हूं, ये जो सेशन हमने लिया है ये खत्म होने वाला सेशन नहीं है, क्वेश्चंस इसमें ऐड होते जाएंगे, और ये किससे आती है, प्रैक्टिस। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे आएगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मन लगा के लगे रहिए। और एक चीज और, जस्ट गो हेड एंड रॉक द वर्ल्ड। ये प्रीलिम्स आपका वेट कर रहा है कि आप आइए और उसमें 120 से ज्यादा नंबर लेकर जाइए और बिल्कुल आतंक मचा दीजिए चारों तरफ। ठीक है, बिल्कुल आग लगा दीजिए, मेंस को अच्छे तरीके से करके टॉप 10 में आइए, हमें भी खुशी होगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।